यू सो मच सर। बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को अपनी प्रॉब्लम समझाना जब वो कभी ऐसी प्रॉब्लम से ना गए हो। वी अंडरस्टैंड दिस, इसलिए वी टुगेदर डॉट केयर आपको आप जैसे लोगों से मिलाता है। ये सीकेडी पेशेंट्स का ऑनलाइन होम है। पेशेंट काफी सारे डाइट केयर माइंड एंड बॉडी चेंजेस के थ्रू जाते हैं। इट्स वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड एंड बी गाइडेड। To guide us on this, we have well-known doctors boarded with us now. Dr. Suniti Khandekar and Dr. Sudanand Busari is with us. Dr. Suniti Khandekar is a dietitian and practicing it for the last 21 years. She was a part of community nutrition work in Array Milk Colony, Mumbai in 2006. She has in faculty for medical nutrition for courses run by Central Indian Nephrology Society, Nagpur. Dr. Sadanand Busari is a nephrologist. He is one of the finest nephrologists in Akola who offer excellent patient care. He uses the latest technologies for extremely high quality kidney care to achieve the best results. Consultant nephrologist at Shubham Karoti Kidney Care Akola. I request Mr. Rahul to take over the session. Thank you so much, Simran. Hello, sir. Hello, ma'am. It's a Hello. great opportunity having you here. And I think this particular panel मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लोगों को थोड़ा सा एक waiting था because they have couple of questions around whether it is diet, whether it is management, and I think it's a wonderful forum because Dr. Busari has been into it for quite some time. He's a doctor who is supporting patients, uh, going out of the way and supporting, I must say. He does it always. And also, ma'am, Dr. Suniti, she has great experience in helping patients with the diet. एंड आई सी कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो किडनी के मरीज हैं। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी परेशानी उनकी जो होती है वो डाइट रिलेटेड होती है, क्योंकि उनका जो खाना है, जो उनको जो एडवाइस किया जाता है, उसमें कई सारे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है। ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे कोई अगर ऐसा डिसीज है जिसमें सबसे ज्यादा खाने का रिस्ट्रिक्शन होगा तो शायद मुझे लगता है किडनी संबंधित ही ये जो बीमारी है उसमें ही रहता है। बिकॉज हम लोग लगातार सुनते हैं कि पेशेंट्स को नमक का रिस्ट्रिक्शन है, पानी का रिस्ट्रिक्शन, ऐसे कई सारी चीजें हैं। So I think everybody is excited, very much excited for this particular session, and we are blessed to have you again. I welcome you all, and आज आई जस्ट वांटेड टू नो कि वर्ल्ड किडनी डे पर आप क्या संदेश लोगों को इस माध्यम से देना चाहेंगे। आई थिंक हम लोग उससे शुरुआत पक्का कर सकते हैं। एनीबडी, आई थिंक सर, मैम। लेडीज फर्स्ट। यस, सर्टेनली। मैम, आप वर्ल्ड किडनी डे पर क्या संदेश देना चाहेंगे, सुनिधि मैम? यस मैम। इंडियन थिंक इन ये फॉलो भारतीयों की तरह खाएंगे और थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस अगर फॉलो करते हैं तो लॉन्ग टर्म में किडनी प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। और जो जिनको किडनी प्रॉब्लम्स नहीं है जी, अभी सिर्फ डायबिटीज है सर। यस, मैम के पास सीम्स कोई टेक्निकल चैलेंज है। जी 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 मैम। मैम, हम थोड़ी सी दिक्कत महसूस कर रहे थे, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही थी। सो आई डोंट नो, नेटवर्क। सो नाउ या एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ जी मैम, नाउ मच बेटर। आप बोल सकते हैं मैम। ओके, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग अगर आज एक बनाते हैं तो आगे जाकर किडनी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं और जो ऑलरेडी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनको हम उनकी किडनीज को Okay, I think we'll come back to ma'am. I'll request my team to just check. Yeah. We'll just check with ma'am about the connection. Sir. हेलो, सबको मेरी तरफ से सप्रेम नमस्कार।
और we thank We Together for hosting us and one wonderful session on the day. I have been listening to Sadre sir को मैं ध्यान से सुन रहा था. बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत ही अच्छे प्रश्न सबके थे. और राहुल सर ने और सुनीति मैम ने जो तार छेड़े हैं कि वर्ल्ड किडनी डे पे हम क्या संदेशा देना चाहेंगे, तो मैं मैडम को जितना भी सुन पाया वो बोले भारतीय डाइट और भारतीय संस्कार. तो इस साल का जो वर्ल्ड किडनी डे का थीम है हेल्थ फॉर ऑल किडनीज एंड गेटिंग कनेक्टेड एंड रिमूविंग इग्नोरेंस, तो भारतीय वेदों और पुराणों में मुझे एक ये याद आता है कि एक श्लोक है जो मैं सबके सामने कहना चाहूंगा. असतो मां सद्गमयम तमसो मां ज्योतिर्गमयम मृत्युर्मार अमृतम गमयम. ओम शांति शांति शांति. इसका एक मतलब है कि लीड अस फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, और अंधेरे से हमें उजाले की तरफ लेके आइए. और आज वर्ल्ड किडनी डे का थीम भी है कि हेल्थ की तरफ देखना चाहिए, किडनी हेल्थ सबके लिए होना चाहिए जी. और जैसे मैं अभी सुन रहा था, मैंने कुछ टॉपिक बनाया तो नहीं है, लेकिन आपके सवालों के जवाब देता रहूंगा. जी. मुझे ये ध्यान पड़ता है कि अगर हमने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हेल्थ की अगर डेफिनेशन हम सुने तो इंग्लिश में मैं कहना चाहूंगा स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिसीज. इसका मतलब हमने शारीरिक दृष्टया, मानसिक दृष्टया और सामाजिक दृष्टया सुदृढ़ होना चाहिए. और सिर्फ ये सिचुएशन नहीं कि हमारे कोई बीमारी नहीं, इसका जीता जागता सबूत मैं कई वर्षों से देख रहा हूं कि अगर घर में किसी एक व्यक्ति को किडनी की डिसीज हो जाती है तो वो शॉकिंग होता है. वो एक्सेप्ट करना, डाइजेस्ट करना शुरुआत में डिफिकल्ट होता है जी. और जब भी पेशेंट को डायलिसिस पे लिया जाता है तो और तकलीफ बढ़ जाती है. तो हमने आमतौर पर देखा है यहाँ पे कितने लोग किडनी से ये है पता नहीं मुझे, कितने किडनी पेशेंट है, कितने ट्रांसप्लांट पेशेंट है, कौन कितने हेल्दी है, ये अपने सेमिनार में मुझे उसकी ज्यादा जानकारी नहीं है अभी. लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर कोई पेशेंट डायलिसिस पे आता है तो अगर शारीरिक दृष्टया देखा जाए तो वो एक किडनी का मरीज होता है जो डायलिसिस और किडनी से तकलीफ है इसलिए डायलिसिस पे आता है. लेकिन घर का पूरा परिवार ये मानसिक दृष्टया बीमार हो जाते हैं जी. बिल्कुल सही. उनकी मानसिक थोड़ी सी संतुलन बिगड़ जाता है जी. तो हमें शारीरिक दृष्टया अच्छा रहना है, मानसिक दृष्टया अच्छा रहना है और सामाजिक दृष्टया अच्छा रहना है. अगर हम ये सब कर पाए तो सही मायने में आज का किडनी डे का ये हमारा संदेशा अगर ये लोग आत्मसात कर पाते हैं तो हम सफल मानेंगे जी. इतना मैं कहना चाहूंगा जी. बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश था क्योंकि हमने ये हमेशा देखा है कि डॉक्टर स्पेशली जो किडनी जो डिसीज की केस में होता है तो डॉक्टर और पेशेंट का बहुत एक अलग सा रिश्ता होता है. बिकॉज ये एक पूरी जर्नी है एक पेशेंट के लिए जो शायद 2 दिन में 4 दिन में खत्म नहीं होती है, उसको लंबा चलती है. दैट इज वाई उसको क्रॉनिक कहा जाता है. तो ऐसे समय पे बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि वो उन दोनों के बीच में वो वो एक कोऑर्डिनेशन हो, वो एक विश्वास हो, एक समझ हो, ताकि उसको एक टीम की तरह लड़ा जा सके और एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी जिंदगी जी जा सके. सो आई थिंक ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश रहा है. और इसमें टेक अवे मैंने सोचा जो बहुत इंडियनाइज है चीज
कि सर ने श्लोक भी काफी अच्छा बताया, और मेरे हिसाब से खाने के बारे में मैम ने एक वन लाइनर में आई थिंक बताया, जो हम आगे अभी काफी जानकारी उस विषय में लेंगे। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो इस पर्टिकुलर सेशन का, क्योंकि हमने पिछले 2 सेशन में ये समझने की कोशिश की कि डिसीज क्या है, क्या मुश्किलें होती है, टेक्निकली कुछ चीजें समझने की कोशिश की। कुछ लोगों के बड़े सीधे सवाल थे जहाँ पे उन्होंने उस डिसीज का नाम लेके पूछने की कोशिश की कि क्या क्या उसमें होता है। अब हम लोग कोशिश ये करेंगे कि कैसे इन लोगों को यहाँ से आगे जो भी पेशेंट होते हैं उन्होंने किस तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए, और इस जर्नी में डाइट का क्या सिग्निफिकेंट रोल है, ये हम लोग सब समझ सकेंगे। तो सुनीति मैम, आप शायद हमें सुन सकते हैं शायद अभी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, जरूर जरूर। जी, हाँ वंडरफुल हाँ, बिल्कुल वंडरफुल। बिल्कुल। एम आई ऑडिबल? जी, ओके या ओके। एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली। ऑलराइट, तो मैं कुछ सवाल जो है सबसे पहले मैं एक शुरुआत किडनी पेशेंट का जहाँ पे डायग्नोसिस होता है वहां से सिर्फ सदानंद सर से पूछना समझना चाहूंगा कि जब पहली बार आपने आपके अनुभव में अभी देखा होगा, आपने कई साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो शुरुआती दौर में जब पेशेंट आइडेंटिफाई होता है कि इसको किडनी का कोई डिसीज है, जब वो आइडेंटिफाई होता है तो आप एज अ प्रोटोकॉल बोलिए, एज अ प्रोसेस बोलिए, कैसे डील करते हैं उनके साथ में, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम होता है, तो उसके साथ उसकी मेंटल स्टेट को उसको प्रिपेयर करने में, या उसे पूरा ये प्रिपेयर करने में कि आगे क्या रास्ता है और क्या क्या पॉसिबल ऑप्शन है, कितने एफर्ट्स आप मतलब सब डॉक्टर्स एज अ प्रोटोकॉल लेते ही हैं, तो उसका एक क्या मेथड और क्या चीज आप बताना चाहेंगे जिसकी वजह से लोगों को आइडिया आ जाएगा कि, और शायद इस माध्यम से हम जो लोग अभी भी हमसे जुड़े हैं उनको भी हम बता पाए कि क्या उन्होंने तैयारी या किस चीज से इस चीज को देखना चाहिए। ये बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए तो बहुत थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, हर एक पेशेंट, हर एक फैमिली और हर एक रिलेशन, यानी आप जी हस्बैंड वाइफ का बोलो, डॉक्टर पेशेंट का बोलो, भाई भाई का बोलो, तो हर एक रिलेशन अलग होता है। जी तो जब भी कोई भी बैड न्यूज, किसी को शरीर में बीमारी नहीं चाहिए, और दुर्दैव से या मैं सुदैव से ऐसा बोलूंगा कि किडनी एक बीमारी है जो हमारे कुछ कुकर्म से नहीं होती है, हमने कुछ कर दिया इसलिए किडनी की बीमारी हो गई, ऐसा नहीं होता है। जो आमतौर पर हम लीवर के बारे में बोल सकते हैं कि मैंने ज्यादा दारू पी ली तो फिर मुझे लीवर खराब हो गया है, या मैंने जी ज्यादा तंबाकू का सेवन कर लिया, सिगरेट का सेवन कर लिया तो मुझे कैंसर हो गया। जी वैसे जी किडनी का नहीं है। मेरी कोई भूल चूक नहीं होने के बावजूद भी मुझे किडनी की बीमारी कोई भी समय शरीर में हो सकती है। इसलिए जी पेशेंट को दोषी ठहराना या रिलेटिव्स को या फैमिली को दोषी ठहराना ये सही जी नहीं है। जी इसीलिए ये एक्सेप्ट करना कि मुझे कोई बीमारी हो गई ये बहुत डिफिकल्ट है, वेरी ट्रू। और इसका अप्रोच साइंटिफिकली अलग हर फैमिली के लिए पक्का होगा। लेकिन मैं आज न सिर्फ पेशेंट, रिलेटिव्स, लेकिन डॉक्टर लोगों से भी ये आह्वान करूंगा कि वो सहानुभूति से, इनका संयम से सामना करें, क्योंकि डॉक्टर की भी गलती बहुत बार हो सकती है, रिलेटिव्स और पेशेंट की भी गलती हो सकती है, क्योंकि वो पहले विजिट में एक दूसरे को जानते नहीं हैं। बिल्कुल किसको ये बिल्कुल। बैड न्यूज ब्रेक करना चाहिए, कौन वो एक्सेप्ट कर सकता है, कौन वो बिल्कुल सुनने की ताकत रखता है, ये पहली विजिट में कोई भी इंसान को, कोई भी डॉक्टर को समझ मानना बहुत मुश्किल है। बहुत वेरी बार ट्रू। ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ ओपीडी में आते हैं, जी हस्बैंड को बीमारी होती है, तो दोनों पेशेंट को पहली बार बताना, ये हमको भी डर लगता है कि वो कैसे लेगा। तो अगर हस्बैंड को बाहर रखे और वाइफ को अंदर लेके उसको काउंसिल करे कि आपके हस्बैंड को किडनी की बीमारी है, उनकी किडनी कमजोर हो गई है, तो उसमें वो जी ताकत है या नहीं, ये हमको जी पहली बार में पता चलना मुश्किल है। और हम इस बार बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पेशेंट ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो वेरी ट्रू। लेना, वो एक्सेप्ट करने की सिचुएशन में नहीं होते। इसलिए मैं ये चाहूंगा, डॉक्टर से भी अपील करूंगा, लोगों से भी अपील करूंगा कि सहानुभूति और संयम से उनका ये सिचुएशन को लेना चाहिए और धीरे धीरे ब्रेक करना चाहिए। मेडिकली जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर पक्का, वो क्वालिफाइड डॉक्टर है, उस पर भरोसा रखिए, तो वो जो भी कुछ करेंगे वो सही करेंगे।
और आपको धीरे धीरे उन पे विश्वास रखना जरूरी है। मेडिकली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो भी ब्लड प्रेशर है, शुगर है या पेन किलर नहीं खाना, ये जो एडवाइस है वो डॉक्टर देंगे ही। लेकिन देंगे। मेरा आपका पहले सवाल का जवाब ऐसा है कि सहानुभूति और संयम की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, इसमें ऐसा अभी आपने जो बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है कि ये एक लेवल पे सिम्पैथी, एम्पैथी हम लोग जो चीज़ को बोल सकते हैं वो टुवर्ड्स पेशेंट होना ज़रूरी है। लेकिन प्रैक्टिकली जब एक पेशेंट आते हैं और जिस तरह से तादाद बढ़ रही है, पेशेंट्स की भी संख्या काफ़ी बढ़ रही है और हमारे जैसे देश में जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनकी गिनती भी गिनी-चुनी है। मतलब आप अगर आइडेंटिफ़ाई करते तो ऐसे बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, ऐसी भी बात नहीं है। तो ऐसे समय में प्रैक्टिकली आपको कितने चैलेंजेस आते हैं कि जो पेशेंट आपके पास आ रहा है, आप उसको उतना इनफ समय दे पाते हो? एटलीस्ट शुरुआती दौर में कि आप उनको काउंसल कर पाते हो या आप उनको समझा पाते हो कि ये किस तरीके से है, या बिकॉज़ ब्रेकिंग दिस न्यूज़ काइंड ऑफ अ थिंग जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो काफ़ी करेक्ट, इम्पोर्टेंट है। तो एंड वो उस डेफिनेटली। ट्रॉमा से कैसे तो बाहर आएँगे नहीं, तो ये जो चीज़ है इसको हम लोग कैसे आप डील करते हो? इज़ देयर अ सेट प्रोटोकॉल जो या मेथड या प्रोसेस जो फॉलो किया जाता है? नहीं, ऐसे ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि कैसे ब्रेक किया जाएगा द बैड न्यूज़, ब्रेकिंग द बैड न्यूज़ जो बोलते हैं हम। तो उसमें ऐसा है कि बहुत बार क्या होता है, आपका सही है कि समय बहुत कम होता है, लेकिन जी, टाइम देना सभी के लिए ज़रूरी है। और जी, दूसरा मैं ये समझना चाहता हूँ कि अ, हम जब हमारे पास पेशेंट आता है, वो अपने जी। तकलीफ लेके आता है और हम तकलीफ का निवारण करते हैं, उसका इलाज करते हैं। लेकिन हुँ, भौगोलिक होलिस्टिक अगर देखा जाए तो हमको उसका मेंटल गियर अप भी करना ज़रूरी है। दैट जी, विल बी गिविंग हिम कंप्लीट हेल्थ। तो जी, उसके लिए सामने वाले पेशेंट या रिलेटिव्स के साथ कौन से दिमाग में उनके प्रश्न है, ये हुँ। हमारे सामने जब तक नहीं आएँगे, जी, जी, तो जी। ये हमको बता पाना मुश्किल है। मुश्किल है। और मैं सबसे ये विनंती करता हूँ कि हम कभी भी कोई भी डॉक्टर के पास पहली विजिट हो या 50वीं विजिट हो या 500वीं विजिट हो, जी, हमारे जो सवाल है, वो एक कागज़ पे या एक नोटबुक पर हमेशा लिख के जाइए। बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि दुनिया में कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं होगा हुँ। कि जो आपके सवाल खत्म होने के पहले आपको बोलेगा कि आप अभी बाहर निकलिए। जी, जी, आपके जी। सवाल खत्म हो गए कि फिर वो बोलता है कि अभी आप आगे 1 महीने बाद मिलेंगे, 2 महीने बाद मिलेंगे। तो आपके जी, सवाल लॉजिकल और जी, संक्षिप्त शब्दों में उनको बताएँगे और उनकी लिस्ट आपके पास रेडी रखेंगे। बहुत बार क्या होता है, कन्वर्सेशन में नेक्स्ट सवाल हम भूल जाते हैं, भूल जाते या हैं। जब 1 महीने बाद जब जाते हैं, तो मुझे 15 दिन के पहले जो सवाल याद आया था वो मुझे केबिन में जाके याद नहीं रहता है। नहीं तो मैं रहता है। सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने सवाल हमेशा नोटबुक में लिख के उनके जी, जवाब, शायद आपका समाधान ना हो या हो, लेकिन सवाल पूछना ज़रूरी है। और ज़रूरी है। आप वो सवाल आपके खत्म होंगे तभी डॉक्टर आपको केबिन के बाहर बोलेंगे कि यू कैन वेट नाउ। सवाल खत्म राइट, होने के राइट, पहले कोई भी डॉक्टर आपको केबिन से बाहर नहीं निकालेंगे। इतना मैं विश्वास से कह राइट। सकता हूँ। राइट, राइट। आई थिंक ये बहुत बड़ा टेक अवे और एक प्रैक्टिस बोल के हम लोग उसको ले सकते हैं कि अगली बार कभी भी आप ऐसे सवाल, आपको अगर कुछ भी होते हैं जो अनेक प्रश्न आपके दिमाग में होते ही हैं जब आप डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं, तो एज अ बेस्ट प्रैक्टिस आप क्या कर सकते हैं, तो आप एक कागज पर लिख के उनसे सवाल पूछ सकते हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ा इनपुट था। थैंक्स सर फॉर दैट। सुनिधि मैम, आप अभी हैं हमारे साथ, तो सबसे Yeah, महत्वपूर्ण I मतलब know, I know. बिकॉज I hope so. नो नो नो, थोड़ा एब्सोल्युटली प्रॉब्लम नो हुआ था। प्रॉब्लम। आई एम सॉरी फॉर द क्रैपी इंटरनेट, No, लेकिन no, 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 आई no होप आई विल problem, बी ma'am. एबल टू हेल्प यू आउट। No, 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 ओके, no, no problem at all. छोटा सा प्रेजेंटेशन तो बनाया है हाँ जी, ताकि हाँ जी इजी मैम, हो जाए बातें करने के जी लिए, मैम, जी और मैम, काफी सारे जी, 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 सवाल उसमें शायद क्लियर हो कवर जाए, हो सकते हैं। जो जी, जी, हाँ जी, जी, कवर हो सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर सवाल आते हैं तो हम ले जी, जी, सकते जी, हैं। बिल्कुल, सो बिल्कुल मैम। सो आप चाहे तो प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। सो हमने कोशिश यही की है कि कई सब जो जुड़े हैं, मतलब हमारे पैनल में डायरेक्ट नेफ्रोलॉजिस्ट भी हैं और आप भी हैं, तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो रहा है जहाँ पे डाइट और लाइफस्टाइल रिलेटेड सवाल जो पेशेंट्स के एग्जिस्टिंग है, वो हम यहाँ पर ले पाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, सो आप शेयर कर सकते हैं मैम, अगर आप प्रेजेंटेशन हाँ जी, है इट्स आपके। अपलोडिंग, इट्स नो अपलोडिंग। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। या सो बाय द टाइम इट इज अपलोडिंग, आप कुछ अपनी तरफ से पूछ जी, जी। सकते तो हैं मेरी सवाल तरफ से जो सबसे पहला मैं सवाल आपको करूँगी। ये था मैम, जो हमने देखा कि हमारे कई पेशेंट्स के सवाल है कि डाइट का रोल कितना महत्वपूर्ण है। जहाँ तक हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स को जब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, द नेक्स्ट थिंग यूजुअली उनके साथ ऐसा होता है कि ये इन्फॉर्मेशन उनको मिलने के बाद कि ये उनके साथ चैलेंज है। अगली चीज़ जो उनको बताई जाती है, या तो किसी डायटीशियन के पास रेफर किया जाता है, न्यूट्रिशनिस्ट के पास, जो उनका डाइट प्लान बना के दे सकते हैं। इस आज के वर्ल्ड में जहाँ पे इंटरनेट एक बहुत बड़ा जरिया है इंफॉर्मेशन का, एट द सेम टाइम मिस इन्फॉर्मेशन का, तो उसमें एडिक्वेट जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, पीपल टेक इट एज इट इज बहुत बारी। फिर उसमें कई लोग हैं जो बड़े क्लेम्स कर सकते हैं, अवेलेबल है, तो इस ऐसी परिस्थिति में पेशेंट्स जो हैं वो काफी कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं। तो आपका क्या कहना रहेगा टुवर्ड्स डाइट, कि कैसे बैलेंस करना चाहिए, क्या होना चाहिए, और कितना महत्वपूर्ण है डाइट किडनी पेशेंट के लिए? नहीं, किडनी पेशेंट्स के लिए डाइट यानी 3D हमेशा याद रखने हैं। जो पेशेंट्स डायलिसिस के जी, पूर्व है, उन्हें जी, दवाइयाँ लेनी चाहिए, डी फॉर जी, दवा। ओके, उन्हें एक ट्रस्ट रखना चाहिए अपने डॉक्टर्स पे और अपने केयर टेकर्स पे, और जी, दुआ रखनी चाहिए। और तीसरा जी, है डाइट, तो दवा, दुआ और डाइट, ये 3 बातें जी, जो डायलिसिस के पूर्व है। और जो जी, डायलिसिस ले रहे हैं पेशेंट्स, उनके लिए ड्रग्स, डायलिसिस एंड डाइट, ये 3 तो डी है। तो यानी इतना जी, महत्वपूर्ण है डाइट किडनी प्रॉब्लम्स के पेशेंट्स में। यानी अगर एक ट्रायंगल देखा जाए तो ये तीनों मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं। जी, जितना डायलिसिस इंपॉर्टेंट है, उतना ड्रग्स इंपॉर्टेंट है, उतना ही डाइट इंपॉर्टेंट है। तो ये जी, सारी चीजें अगर हम फॉलो करते हैं, आपने जो जी, पूछा कि आजकल इंटरनेट पे काफी सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन जी, जी, आपको वो इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो अगर ऑथेंटिक सोर्स से मिल रही है तो ठीक है, जी, राइट? जी, जैसे जी, जैसे कोई नेफ्रोलॉजिस्ट है, उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया है और वो अपने विचार और अपने जी, शॉर्ट टिप्स अगर देते हैं तो दैट इज ऑथेंटिक। लेकिन जी, जो जनरल इंफॉर्मेशन है, जो हम जी, आजकल देखते हैं इंटरनेट पे, वो जी, वो एक ब्लैंकेट की तरह होता है, जो एक जी, जनरल गाइडलाइन होता है। जी, हो जी, जी, सकता है नॉट दैट एवरीथिंग इज रॉन्ग, लेकिन वो जी, हर पेशेंट के लिए अलग अलग होता है। बिल्कुल, सो जो एक इंडिविजुअलाइज्ड प्लान रहता है, जैसा जी, मेडिसिन में जो जी, दवाइयाँ पेशेंट ए को रहती है वो पेशेंट बी नहीं ले सकता है, वैसे के वैसा जी, प्रिस्क्रिप्शन। सिमिलरली वेरी विद ट्रू, द काइंड ऑफ डाइट, you cannot have the same prescription of the diet for every patient, एवरीबॉडी, especially वेरी ट्रू, in kidney diseases. हम लोग सिर्फ अगर सीकेडी की बात करें, किडनी प्रॉब्लम्स यानी बहुत सारे किडनी प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन एब्सोल्युटली, इवन इफ वी टॉक ओनली अबाउट सीकेडी, सीकेडी के हर स्टेज का डाइट अलग है। जब जी, पेशेंट्स डायलिसिस में जाते हैं, उसमें भी हीमो का डाइट अलग है, पेरिटोनियल डायलिसिस का डाइट अलग है, कंटिन्यूअस डायलिसिस का डाइट अलग है, ये डाइट्स जी, अलग है। फिर पेशेंट को अगर सीकेडी के साथ यानी डायबिटीज की वजह से सीकेडी है तो वो डाइट अलग है, हाइपरटेंशन जी, की वजह से सीकेडी है तो वो डाइट अलग है। जी, और जी, पेशेंट को अगर और कोई प्रॉब्लम है उसके साथ वो डाइट है तो वो डाइट अलग है। तो जी, एवरीथिंग चेंजेस, एवरीथिंग ओके, चेंजेस। आई थिंक माय प्रेजेंटेशन कैन यस, यस मैम, यस, यस, आपका प्रेजेंटेशन रेडी है। और मुझे लगता या है सबसे सो बड़ा चैलेंज आज की डेट में जो है वो इंटरनेट के वर्ल्ड में वो मिस इन्फॉर्मेशन का बहुत ज्यादा है मैम। तो जैसे गूगल तो सभी हर फील्ड में, ऐसा नहीं है कि डाइट रिलेटेड ही है, अगर आप एक क्वेरी डालते हैं तो कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसलिए मिल जाती राइट है। चीज मिलना जरूरी है, तो गलत चीज है। करेक्ट यस मैम, करेक्ट। आप कंटिन्यू सो कर सकते हैं मैम। ऑथेंटिक सोर्स अगर होता है, जी, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, जो डॉक्टर्स की तरफ से आते हैं या ऑथेंटिक वेबसाइट से आते हैं या ऑथेंटिक बुक्स में से आते हैं तो ठीक है, लेकिन वो एक जनरल इंफॉर्मेशन है। वो जनरल इंफॉर्मेशन को हर एक पेशेंट को समझना तो जरूरी है, इट इज गुड फॉर द पेशेंट एजुकेशन एंड अवेयरनेस, लेकिन करेक्ट, करेक्ट, पेशेंट को अपने बॉडी के हिसाब से जैसे मेडिसिन जरूरी है वैसे डाइट भी जरूरी है। तो मेरा बिल्कुल। स्क्रीन आप देख सकते हैं, इज हाँ जी, इट हाँ जी मैम, देख विजिबल? सकते हैं। यस यस मैम, यस। देख सकते सो हैं। किडनी का स्वास्थ्य अपने ही हाथ में है, आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है। मैं हूँ डॉक्टर जी, सुनीति खांडेकर।
ये 2 किताबें मैंने लिखी है, इंडियन डाइट्स इन किडनी डिसीजेस और हिंदी में किडनी का स्वास्थ्य हिंदुस्तानी स्वाद के साथ। ऑलराइट, तो रीनल न्यूट्रिशन यानी किडनी का न्यूट्रिशन में बहुत सारे सीज है। ये सी का मैंने लिस्ट बनाया है। जो क्लिनिशियंस है आपके, जो नेफ्रोलॉजिस्ट्स है, जो डाइट काउंसलर्स है, जो साइकोलॉजिकल काउंसलर्स है, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जो केयर गिवर्स है, जो घर में आपकी सेवा करते हैं, आपको मदद करते हैं, वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं किडनी पेशेंट्स के हिसाब से और किडनी पेशेंट्स के डाइट, ड्रग्स एंड डायलिसिस या ट्रीटमेंट में। सो ये 3 सी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नेफ्रोलॉजिस्ट, आपके काउंसलर्स और आपके घर वाले जो आपको केयर करते हैं। अभी किडनी का न्यूट्रिशन काफी कैलकुलेटिव होता है। आपने जो पूछा कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन हर पेशेंट के हर एक छोटी छोटी बात को कैलकुलेट करके ये डाइट देना पड़ता है। इसलिए किडनी न्यूट्रिशन काफी कैलकुलेटिव है, टेलर मेड होना चाहिए, चैलेंजिंग भी है, क्योंकि पेशेंट का ब्लड पैरामीटर हर 3 महीने में या हर महीने में चेंज होते रहता है, क्योंकि उसका बॉडी कंडीशन चेंज होते रहता है, ब्लड शुगर्स कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो उस हिसाब से डाइट को भी मैनेज करना ज़रूरी होता है। सीजन्स के हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं, पेशेंट्स के स्ट्रेस लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल्स के हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं। तो ये सारे चेंजेस उसके बॉडी के हॉर्मोन्स की वजह से और ब्लड पैरामीटर्स में दिखाई देते हैं, और इन ब्लड पैरामीटर्स को अगर देखा जाए तो उस हिसाब से डाइट प्लानिंग होना ज़रूरी है। और कंसेप्चुअली चैलेंजिंग होता है, क्योंकि पहले कुछ चीजें मानी जाती थी, जैसे किडनी के पेशेंट्स ने प्रोटीन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, 0 प्रोटीन डाइट होना चाहिए। आज ऐसा नहीं है, साइंस ये बताता है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो हम लोग इंडियंस खाते हैं वो एक्सेप्टेबल है, सोय बेस्ड प्रोटीन जो है वो एक्सेप्टेबल है। कितनी मात्रा में खाना चाहिए ये हर पेशेंट के इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन खाना जरूरी है। तो ये कंसेप्ट, जैसे मेडिकल न्यूट्रिशन चेंज हो रहा है, जैसे पेशेंट न्यूट्रिशन साइंस और मेडिकल साइंस इवॉल्व होते रहता है, उस हिसाब से ये डाइट भी इवॉल्व हो रहा है। अभी कुकिंग मेथड्स में चेंजेस करने पड़ते हैं पेशेंट्स को, फैमिली मेंबर्स को, उनके कुलिनरी स्किल्स यानी जो भी कुकिंग मेथड्स है उसमें क्या क्या नए बदलाव, अलग अलग तरीके वो यानी एक्सेप्ट कर सके और पेशेंट को अच्छा अच्छा खाना खिला सके। बिकॉज जब तक न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं होता है, न दवाइयाँ काम करती है न बाकी मेडिसिन। और यानी एक पेशेंट का, जैसे सर ने बताया, भुसारी सर ने, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेशेंट की ओवरऑल। सो जब तक पेशेंट का साइकोलॉजी अच्छा रखना है तो उसके पेट के माध्यम से जाना बहुत जरूरी है। वी हैव टू गो थ्रू हिज स्टमक एंड वी हैव टू गिव हिम गुड फूड। कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ डाइट भी बहुत जरूरी रहता है। हम लोग यानी जो अवेलेबल है, जो इजीली विदाउट पुटिंग अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन द पेशेंट, ऐसा डाइट हमें पेशेंट्स को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिकली वो ऑलरेडी बर्डनड है। पैंडेमिक की वजह से काफी इकोनॉमी भी गड़बड़ हो गई है, तो उस हिसाब से कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द डाइट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। कंफर्ट ऑफ द पेशेंट, यानी जो पेशेंट जिसने जिंदगी में कभी ओट्स या ब्रेड खाई नहीं है, उन्हें हम डायरेक्टली ओट्स खाए, किनवा खाए, ये खाए, वो खाए, ये नहीं बता सकते। We have to stick to the comfort of the patient. We have to stick to the ethnicity of the patient. Patient कहाँ से आया है? पेशेंट अगर ट्राइबल एरिया से है, पेशेंट अगर फार्मर है, पेशेंट अगर छत्तीसगढ़ से है, तो वो अलग अलग टाइप का डाइट खाता है। करेक्ट। तो उन्हें हम ब्रेड, बिस्किट, कॉर्नफ्लेक्स नहीं खिला सकते। दैट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। और सबसे लास्ट और मेन इंपॉर्टेंट है पेशेंट का कंप्लायंस, बहुत जरूरी होता है न्यूट्रिशन। तो आगे देखते हैं कि माल न्यूट्रिशन ये बहुत बड़ा फैक्टर है किडनी के प्रॉब्लम्स में। किडनी का फंक्शन कम होते रहता है, पेशेंट का खाना कम होता है तो माल नरिश होता है, फिर बॉडी फंक्शंस कम हो जाते हैं, फिर से फूड इंटेक कम होता है, फिर से माल नरिशमेंट होता है। किडनी के प्रॉब्लम्स में बहुत सारा मेटाबॉलिक चेंजेस होता है। डॉक्टर भुसारी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, ही इज एन एक्सपर्ट इन दैट। लेकिन माल न्यूट्रिशन हो जाता है, उस हिसाब से पेशेंट को हमेशा ध्यान में रखना है कि मेडिसिन के साथ डाइट को फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल।
न्यूट्रिशन केयर का पर्पस क्या है, हम लोग जी। क्यों इतना बात कर रहे हैं, इतना हम्म किडनी हेल्थ फॉर ऑल, ये जो थीम है इस वर्ल्ड किडनी डे का, इसमें हम्म हम लोग डाइट के बारे में इतना बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें न्यूट्रिशन स्टेटस मेंटेन करना है पेशेंट का जी डिसीज का आगे बढ़ने से हमें उसको रोकना है। जी ओके, जो बॉडी में कचरा जमा हो रहा है उसे भी हमें रोकना है, हमें कम जी से कम कचरा जमा होने देना है ताकि आगे जाके हार्ट पे प्रॉब्लम ना हो, वेस्ट करेक्ट प्रोडक्ट्स ज़्यादा ना बढ़े, और ब्लड करेक्ट प्रेशर को और ब्लड शुगर को हमें कंट्रोल रखना है। राइट तो न्यूट्रिशियस बैलेंस्ड और कैलकुलेटेड डाइट खाइए। हमेशा याद जी रखिए कि आपके न्यूट्रिशनिस्ट, आपके डाइटिशियन आपको जैसा डाइट बताते हैं वैसा फॉलो जी कीजिए। मेडिसिन्स, फूड, वाटर और एक्सरसाइज, ये मेन चीजें हैं। ये एक्सपर्ट गाइडेंस से ले, ना कि जैसे आपने बताया कि इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन से हम लोग अपने मन से ले। इट हैज टू बी टेकन अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस, तभी आपको पूरी तरह से मदद मिल सकती है। अदरवाइज यू जी मे गेट रॉन्ग इंफॉर्मेशन एंड जो भी सही चल रहा है वो शायद गलत भी हो सकता है। So all we need to do is maintain a proper all these facilities under expert guidance. Take right amount of protein. बाकी सब हम बात करेंगे, लेकिन प्रोटीन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सॉल्ट, पोटेशियम और फॉस्फोरस, ये 3 चीज़ें हैं जो हमें बहुत ध्यान रखनी है। हम्म सॉरी, लो फैट डाइट, जिस डाइट पे फैट कम है वो डाइट हमें लेना है, और 24 घंटे का पानी का इंटेक और नमक का इंटेक हमें हमेशा मेजर करके लेना है। 24 ओके घंटे में किडनी पेशेंट कितना पानी पीता है और कितना नमक खाता है ये गिन कर लेना है। जी तो किडनी डिसीज ये काफी सारी प्रॉब्लम्स है। इसमें क्रॉनिक किडनी डिसीज एक है, सीकेडी जिसे कहते हैं, एक हीमोडायलिसिस है जिसे एचडी है कहते हैं, एक पीडी है जो पेशेंट्स पेरिटोनियल डायलिसिस पे, कुछ पेशेंट्स को किडनी स्टोन्स है, कुछ पेशेंट्स नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले हैं। तो ये एक यानी ब्रॉडर सेंस में किडनी डिसीजेस है, और ये सारे किडनी डिसीजेस पेशेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स देते हैं। लेकिन वर्ल्ड किडनी डे में हमें ज़्यादातर क्रॉनिक किडनी डिसीज और जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की वजह से किडनी फेलियर में जाते हैं, इस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। जी तो क्रॉनिक किडनी डिसीज में यूरिया राइज होता है, क्रिएटिनिन राइज होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, सोडियम की मात्राएं डिरेंज हो जाती है, कभी कम कभी ज़्यादा, पोटेशियम की मात्रा डिरेंज हो जाती है, और पोटेशियम का तो डायरेक्ट हार्ट से संबंध है। अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो हार्ट में प्रॉब्लम होता है, अरिथमियाज होते हैं। अगर कम होता है तो भी हार्ट के बीटिंग में प्रॉब्लम होता है। तो पोटेशियम पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फॉस्फोरस पे ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि वो डायरेक्ट बोन्स पे असर करता है। So, वो कैल्शियम फॉस्फोरस का प्रॉब्लम है। वाटर पे ध्यान रखना जरूरी है, और वाटर और सोडियम का पूरा कनेक्शन है। जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं वो ज्यादा पानी पीते हैं, तो जो क्योंकि उनको ज्यादा प्यास लगती है, और अगर पानी ज्यादा पीते हैं और यूरिन आउटपुट अगर कम है तो पानी शरीर में जमा होता है और सूजन हो सकती है। तो कभी कभी पैरों में, आंखों के नीचे सूजन आती है, आगे जाकर फेफड़ों में भी पानी जमा हो सकता है। तो और हार्ट पे जो लोड पड़ता है वो तो सबसे ज्यादा होता है। तो जी अगर नमक कम खाते हैं तो पानी कम पिएंगे, तो फिर ये वाटर रिटेंशन का जो प्रॉब्लम है किडनी फेलियर के पेशेंट में वो कम रखा जा सकता है। विटामिन डी का भी वही रिलेशन है विद फॉस्फोरस, विटामिन डी कैल्शियम और फॉस्फोरस का। तो ये जी हमें बहुत ध्यान से देखना है कि ये सारे पैरामीटर्स को हम एक नॉर्मल रूटीन लेवल्स में हमेशा कैसे मेंटेन रख सके। और इसमें आपके नेफ्रोलॉजिस्ट आपको मदद करेंगे, आपके डाइटिशियंस आपको मदद करेंगे, और आप उस हिसाब से अपना डेली डाइट ले सकते हैं। तो रिकमेंडेड डाइटरी एजुकेशन अगर हम देखते हैं तो उसके लिए भी वक्त देना बहुत जरूरी है। जैसे सर ने बताया कि कोई नेफ्रोलॉजिस्ट ऐसे नहीं है कि आपके हर एक सवाल का बिना जवाब दिए आपको यानी भेजेंगे, वो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे, पूरा आपको गाइड करेंगे। सिमिलरली डाइट के बारे में सिर्फ आपको जाके एक पर्ची नहीं लेना है जिसमें ये खाओ ये मत खाओ, ये खाओ ये मत खाओ, ऐसे ठीक है।
आपको बैठ के ये जानना ज़रूरी है कि मेरा यानी पेशेंट का एक असेसमेंट, एक बॉडी असेसमेंट कि मेरा न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है, आज मैं कहाँ पर हूँ न्यूट्रिशन स्टेटस के हिसाब से। फिर उस हिसाब से मुझे किस एक गोल सेटिंग करना है कि मुझे अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए क्या करना है। वो गोल जब सेट हो जाता है तो उस गोल को मॉनिटर करना भी ज़रूरी होता है कि क्या मैं डेली इंटेक में इतना प्रोटीन ले रहा हूँ ताकि मैं 3 महीने में फिट रह सकूँ। और एक फॉलो अप लेना ज़रूरी होता है। तो डाइट का भी एक एजुकेशन है जो हमें जी। फॉलो करना है। इट इज़ नॉट जस्ट लाइक हम ये 4 चीज़ें खाएँ, ये 4 चीज़ें ना खाएँ, ऐसा नहीं होता है। और मेडिसिन, डाइट और एक्सरसाइज ये क्वालिटी ऑफ लाइफ के की फैक्टर्स हैं क्रॉनिक किडनी डिसीज में। आप मेडिसिन बराबर लें, आप डाइट बराबर लें, डाइट के साथ पानी भी आता है, और आप एक्सरसाइज बराबर करते हैं तो आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं दो यू हैव क्रॉनिक किडनी डिसीज। और जी। डाइटिशियंस ये क्लिनिशियंस और पेशेंट्स के बीच में एक कंबाइनिंग फैक्टर होता है। तो आपके डाइटिशियन से मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनको आपके सवाल पूछिए, उनके कांटेक्ट में रहिए। ऐसे नहीं है कि 2 साल पहले सीकेडी डायग्नोज हुआ है तो 2 साल पहले डाइट ले लिया, फिर 2 साल से वही चल रहा है। राइट। अगर जब पैरामीटर्स चेंज होते हैं तो हम लोग मेडिसिन भी चेंज करते हैं, उस तरीके से डाइट प्रिस्क्रिप्शन भी चेंज होता है। और ये जानना ज़रूरी है, यानी इसका अवेयरनेस होना ज़रूरी है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। थैंक यू, थैंक यू। Wonderful. Thank you very much, ma'am. Yeah, thank you very much. I think, yeah, Thank you, sir. absolutely. कई सारे जो विषय थे, मेरे ख्याल से जो प्रश्न थे, आपने काफी अच्छी तरीके से उनके ऊपर ध्यान दिया है। अभी उन्हीं चीजों से जुड़े हुए मैं मतलब कुछ सवाल हैं जो शायद आपने बताया उन्हीं में से है, लेकिन मैं सर के पास पहले आना चाहूंगा क्योंकि बिल्कुल। डाइट का जो सिलसिला है वो शुरू ही शायद मेरे ख्याल से डॉक्टर के पास से होता है, जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं शायद उनके पास से होता है। बिकॉज पहली बार जब डायग्नोसिस होता है तो इसको अगर हम एक पूरी जर्नी को देखते हैं, जब उनको पता चलता है, जो फर्स्ट थिंग उनको बिसाइड्स मेडिसिन क्या लेनी है, क्या ध्यान रखना है, जो काउंसलिंग है, उसमें एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है वो डेफिनेटली होता है डाइट। कि अभी आपको आपका डाइट, आपकी लाइफस्टाइल चेंज करनी होगी और ये कुछ बदलाव आपको शायद करने होंगे। अब उसके अंदर जहाँ तक हमने देखा है कि कई बारी डाइट रिलेटेड चीजों को डॉक्टर उनको गाइड करते हैं कि आप फलाना, आप इनसे जाके मिलिए, वो आपको कस्टमाइज करके या आपकी जरूरतों के हिसाब से आपको डाइट देंगे। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो पूरी प्रोसेस है आप कितना कैसे करते हैं और क्या मैंडेटरी आपको रखते हैं, और एज अ क्लिनिशियन आप बोलिए, एज अ डॉक्टर फॉर दैट पेशेंट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि उस पेशेंट ने उस डाइट को हैंडल करना ही चाहिए। बिकॉज एक अगेन ये एक टीम जैसा वर्क है। अगर पेशेंट अपना ध्यान रखता है, पेशेंट जो बताई हुई चीजों का पालन करता है, दवाइयां लेता है, डाइट ले रहा है, तो आई एम वेरी श्योर कि उनकी जो तबीयत है वो भी ठीक रहती है और उनकी लाइफ मच बेटर हो जाती है। तो ऐसे समय में आपका रोल क्या होता है यहाँ पर? ये बहुत अच्छा सवाल है। फिर भी मैं थोड़ा डाइवर्ट होके भी पहला स्टेटमेंट मेरा ये रहेगा कि जो भी पेशेंट है, ये यहाँ पे जो सेमिनार में पेशेंट्स है, उनके लिए मेरा ये एक संदेशा रहेगा कि आप मेल है या फीमेल है या जो भी कोई है, एक परिवार में जो भी कोई है, तो बाकी जो लोग स्वस्थ है, जो आपकी केयर कर रहे हैं, वो आपको बहुत बार टोकते हैं, नमक मत खाओ, पानी मत पियो। तो मेरा सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके रिलेटिव्स को आप दुश्मन मत समझो। वो आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस बता रहे हैं, वो आपकी भलाई के लिए है, ना कि आपको तंग करने के लिए। दैट माइंडसेट हैज टू बी क्लियर। और वो माइंडसेट हमने बनाया तो जो केयर गिवर है, they will also enjoy the journey of whatever, I am not saying you have to enjoy the journey of CKD, chronic kidney disease, but जो अभी सिचुएशन है उसको थोड़ा लाइट और एंजॉयबल बनाने के लिए आपका मानसिक संतुलन और उनका साथ ट्यूनिंग बहुत जरूरी है। उसको उनको डाइट की वजह से हमारे घर में मियाँ बीवी के झगड़े हम सब सॉल्व होते हैं हमारे टेबल पे।
मेरे 2 कांच भी फूट चुके हैं मियाँ बीवी ने झगड़ा करते हुए। तो एक दूसरे को दुश्मन मत समझिए, ये मेरा पहला कहना है। और क्रॉनिक किडनी डिसीज अनफॉर्चुनेटली ऐसा बीमारी है कि एक बार वो क्रॉनिक स्टेज पे चला गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या डायलिसिस पे, फिफ्थ स्टेज पे, तो वो रिवर्स नहीं होता है। लेकिन वो प्रोग्रेशन हॉल्ट करने के लिए दवाई से भी ज्यादा, जैसे मैडम ने बताया, डाइट इज मोर इम्पोर्टेंट। और डाइट को सकारात्मक तरीके से लेना ये भी बहुत जरूरी है। हम गुस्सा करके खाना खा रहे हैं और उसको ये सब उसका जो ये असिमिलेशन होता है, दैट इज नॉट प्रॉपर। तो वो स्टेज को, सेकेंड स्टेज से थर्ड स्टेज किडनी में शिफ्ट होने को, थर्ड से फोर्थ में शिफ्ट होने को, फोर्थ से फिफ्थ में शिफ्ट होने को डिले करने के लिए डाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप डायलिसिस ज्यादा लंबे समय के लिए प्रोलॉन्ग करने चाहते हैं तो डाइटिशियन मैडम ने, जैसे मैडम ने अभी बताया, सुनीति मैडम ने, तो वो पॉजिटिवली उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। और आप डायलिसिस पे है तो आपकी हेल्थ, डायलिसिस तो करेगा ही अपना काम, लेकिन आपकी हेल्थ एंड वेलबींग विल बी ऑल बेस्ड टू योर proper diet as advised by madam. True. Okay. तो हम so, मेरे ख्याल से झगड़े ही सॉल्व करते हैं मियाँ बीवी के, ये मेरे को खाने नहीं देती है, वो मेरे को पीने नहीं देती है। ऐसा करके होता है। नहीं, सो आई थिंक ये प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं जो आप बता रहे हैं, और मुझे लगता है कई पेशेंट जो हमारे साथ, बहुत सारे पेशेंट जुड़े हुए हैं अभी भी, तो वो रिलेट कर पाएंगे इस चीज को। और आई थिंक इम्पोर्टेंट टेक अवे यहाँ पर यही रहेगा कि आप, मुझे लगता है कोई जो भी लोग हैं वो आपको टोक नहीं रहे हैं, बट आपकी भलाई के लिए समझ रहे हैं। बट एक प्रैक्टिकल और एक चैलेंज ऐसा है कि जहाँ पर जो इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं, हम देखते हैं कि पेशेंट को सॉल्ट खाने से मनाही होती है। अभी वही फैमिली में सारे के सारे लोग तो वहां पर होते हैं। सो इमेजिन अगर कोई बर्थडे पार्टी है घर पे या कोई इवेंट है, ऐसे समय पे उस पेशेंट को तो डेफिनेटली एक आइसोलेटेड महसूस होता है ना। तो ऐसे प्रैक्टिकली वो टेम्पटेशन या वो चैलेंजेस उसकी लाइफ में डाइट का एक ऐसा, अभी दवाइयां हैं जैसे मैम आपने भी सारी कुछ चीजें बताई, पोटेशियम होगा, टेक्निकली बहुत पेशेंट्स को ये चीजें शायद पता ही नहीं है। नेचुरल है क्योंकि वो उस क्षेत्र से नहीं है, तो उन्हें ये चीज समझना कि ये फास्फोरस किस में होता है या फिर विटामिन डी किस चीज से मिल सकता है, ये इतना अवेयरनेस शायद बहुत प्रैक्टिकल नहीं है लोगों को। इसलिए वो क्या, अभी दवाई जब आप देते हो तो उसका कंपोजिशन वो देखेगा नहीं, उसे पता नहीं है कि इसके अंदर क्या है। वो एक दिया है तो वो ले लेगा दवाई, इट्स वेरी वेरी क्लियर। लेकिन डाइट के बारे में उसे पता है कि ये खाने से क्या होगा, बनाना खाना है तो कितना खाना है, या फिर कौन सा खाना है, ये जो चीजें हैं ये उनको समझती हैं, और इसीलिए शायद वो उस चीज को इवेल्युएट करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसे समय पे पेशेंट को एक डाइट मिलना और उसको वो फॉलो करना हर एनवायरनमेंट में कितना प्रैक्टिकल है? क्या उस डाइट को वो चीजें ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है? हम लोग अगर हफ्ते में 6 दिन डाइट अच्छे से फॉलो करते हैं तो एक डे 7 पे अगर किसी बर्थडे पार्टी में अगर जाते हैं तो वी कैन चूज। चॉइस आपके हाथ में, चीट मिलता है, जरूर मिलता है, लेकिन चॉइस आपके हाथ में है। सो सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस तो हमें फॉलो करने ही करने। एक्स्ट्रा वाटर नहीं लेना है, जूसेस नहीं लेने हैं, कॉफी बहुत स्ट्रांग नहीं पीनी है, फ्रूट जूसेस है या हार्ड ड्रिंक्स है वो तो बिल्कुल नहीं लेना है। तो उसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एंड सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस आर टू बी फॉलोड वेदर यू आर एट होम और वेदर यू आर आउटसाइड, ये तो बहुत जरूरी है। अभी रही खाने पीने की बात, तो उसमें भी हम पेशेंट्स को हम उनको एजुकेट कर सकते हैं, हम उन्हें ऑप्शंस दे सकते हैं। हम उनको पहले ही ऑप्शंस में काफी अगर ऑप्शंस देते हैं तो पेशेंट चॉइस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी पेशेंट्स अगर जुड़े हुए हैं, यूजुअली बर्थडे पार्टीज में अगर वेजिटेरियन सोर्स है तो पनीर या छोले या राजमा ये चीजें होती है। तो यस, ऑफ कोर्स यू कैन ईट सम पनीर विदाउट द ग्रेवी, और थोड़ा सा ग्रेवी के साथ आप पनीर खा सकते हैं। यू कैन चूज टू हैव अ तंदूरी रोटी विच इज हॉट,
Okay, you can choose to have some hot rice, you can choose not to have a salad, you can choose not to have a raita जो अनकुक्ड है, तो जो कुक्ड है वो आप ले सकते हैं, ओके और जो अनकुक्ड है वो आप नहीं ले सकते. लेकिन आपको न सूप पीना है, न जूस पीना है, न कोई कोल्ड ड्रिंक लेना है, न कोई हार्ड ड्रिंक लेना है. तो कोई चीजें हैं, there are some list of items which are a complete no. You should Okay. not. It is for your own good. लेकिन जी in food as such, you can have something and it is okay. So 6 दिन Okay. अगर आप strictly follow करते हैं तो day 7 you can have something. And yes, किडनी डाइट यानी बस उबला हुआ बिना नमक का बिना मसाले का टेस्टलेस खाना नहीं है. We can make really tasty recipes out of the various ingredients. इंडियन डाइट्स में इतने मसाले हैं और उनके कॉम्बिनेशन को अगर हम सही तरीके से ले तो आई थिंक वी कैन मेक टेस्टी फूड एंड इट इज लाइक किडनी पेशेंट्स के लिए भी सही मात्रा में हो सकता है. सही मात्रा में हो सकता है. Yes, बिल्कुल. yes. आई थिंक मैम मैं फिर से अभी एक जो प्रोटीन लिमिटेशन के बारे में आपने कहा था और जिसमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन के बारे में आपने बोला था, तो ऐसे सिचुएशन में नॉनवेज पेशेंट्स जो काफी मतलब ऐसा होता है बिकॉज हैबिट या बचपन से वो खा रहे हैं, हाउ डू यू रियली आस्क देम टू डील ऑल दिस, और उनको क्या बेसिकली बैलेंस कर सकते हैं वो? ये कुछ सवाल हमें पेशेंट की तरफ से आए थे जहाँ पे उन्होंने नॉनवेज स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा था. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल किस स्टेज पे पेशेंट है, सीकेडी के किस स्टेज पे पेशेंट है उस हिसाब से, प्लस उसको कौन सी दवाइयाँ शुरू है उस हिसाब से. डॉक्टर बसारी सर आपको अच्छे से बता पाएंगे कि कुछ दवाइयाँ होती है जो अमीनो एसिड सप्लीमेंटेशन होता है, तो उन पेशेंट्स के लिए तो प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़रूरी होता है. जी. लेकिन अगर वो दवाइयाँ पेशेंट्स के लिए चालू नहीं है तो ये जो नॉन वेजिटेरियन पार्ट है ये कैलकुलेट करके हम लोग डेली डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. बट इट हैज टू बी कैलकुलेटेड, इट हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन कैलकुलेशन में, और ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी होता है. ओके, सेकंड पॉइंट, आपको जो सवाल पूछे हैं ये इंडियंस ने पूछे हैं. हाँ जी, हाँ जी. जो इंडियंस नॉनवेज खाते हैं वो दिन भर तो नॉनवेज नहीं खाते. Okay, they can have some eggs for breakfast or they can have some fish or chicken for lunch. Okay, लेकिन वो सिर्फ चिकन नहीं खाते, वो चिकन के साथ रोटी खाते हैं, राइस खाते हैं, सलाद खाते हैं. ऑलराइट, राइट. सिमिलर वो फिर से इवनिंग स्नैक्स में नॉनवेज नहीं खाते, वो डिनर में काफी सारा नॉनवेज नहीं खाते. फ्रैंकली यूरोपियंस के जैसा हम पूरा एक टर्की लेके नहीं बैठते हैं कि ये पूरा खाना है मुझे लंच में. ऑलराइट, we have a variety of like roti, rice, some gravy. तो नॉन वेजिटेरियन पार्ट उसमें से सिर्फ वो ग्रेवी या करी में से आता है. तो हमें ये देखना जरूरी है कि हम कौन सा नॉनवेज चूज कर रहे हैं. जी. अगर हम लो फैट, लीन मीट, व्हाइट प्रोटीन या व्हाइट मीट चूज करते हैं, ओके, तो हमारा चॉइस हमें हेल्प कर सकता है to prevent malnutrition. तो अगर हम इंडियन डाइटरी नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन खा रहे हैं तो वो कैलकुलेटेड अमाउंट में हम लोग खा सकते हैं. अनकैलकुलेटेड कुछ भी नहीं होना चाहिए. दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन किडनी पेशेंट्स. Okay, patients under dialysis are advised protein rich diet, but pre-dialysis protein deficient are advised. Yes, ये एक सवाल भी और मैंने अभी क्लैरिफाई किया है. यस, डायलिसिस के पेशेंट्स में एक विशिष्ट मात्रा में प्रोटीन खाने की आवश्यकता होती है क्योंकि उनका ऑलरेडी स्टेज 5 के आगे है और वो डायलिसिस के प्रोसीजर के दरमियान, हीमोडायलिसिस है या पेरिटोनियल डायलिसिस है, वो प्रोसीजर में जो फ्लूइड निकलता है उसमें अमीनो एसिड लॉस होता है. ओके, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, बाकी डिटेल्स डॉक्टर सर आपको बता सकते हैं. तो इस मामले में पेशेंट को माल न्यूट्रिशन ना हो और उसका डिसीज और ना बढ़े, वो अंदर से खोखला ना हो, इसलिए प्रोटीन रिच डाइट बताया जाता है. हालांकि प्री डायलिसिस स्टेज में अगर हमें किडनी का वैस्कुलराइजेशन को हमें अगर प्रोटेक्ट करना है, साइंटिफिक टर्म है, लेकिन किडनी को अगर
आगे की स्टेज में जाने से अगर रोकना है तो प्रोटीन की मात्रा हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। लेकिन कितनी रिस्ट्रिक्ट करनी है ये भी हमें कैलकुलेट करना है। सो इट इज नॉट दैट कि प्रोटीन बहुत ही कम करना है। जो ऑलरेडी कम खा रहा है, जो प्योर वेजिटेरियन है, जो जैन टाइप का डाइट खाता है, जो वेगन डाइट खाता है, जो प्लांट प्रोटीन बेस्ड डाइट खाता है, वो उसका प्रोटीन में ही कार्बोहाइड्रेट्स भी है, फाइबर भी है, थोड़ा सा फैट भी है, तो वो बहुत प्रोटीन रिच नहीं खाता। तो प्री डायलिसिस पेशेंट में जो ऑलरेडी वेजिटेरियन, वेगन, जैन टाइप का डाइट फॉलो कर रहे हैं, उन्हें बहुत प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है। इसलिए वो भी कैलकुलेटेड प्रोटीन होना चाहिए। यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोटीन। और जो डायलिसिस पे जाते हैं बाद में, उन्हें प्रोटीन ज्यादा खाने के लिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ द लॉस, बिकॉज ऑफ द malnutrition। तो वो प्रिवेंट करने के लिए भी अगेन इट हैज टू बी अ कैलकुलेटेड टाइप ऑफ प्रोटीन। जी, सो कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ठीक है सर, डॉक्टर भूसारी सर, तो इसमें अभी हम देखते हैं कि कई लोगों के पेशेंट्स के ये भी क्वेश्चन है कि डायलिसिस के पहले सर आप मुझे सुन सकते हैं सर? हाँ जी, हाँ जी। तो सर कुछ लोगों का सवाल ऐसा है कि डायलिसिस के समय पर, जब टिपिकली जिनका डायलिसिस रेगुलरली चल रहा है, ऐसे समय पे कुछ पेशेंट्स को हंग्री महसूस कर सकते हैं, या फिर ऐसे समय पे उनको ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बिकॉज उनका डायलिसिस हो रहा है, तो ये कितना उन्होंने इस चीज को फॉलो करना चाहिए? बिकॉज जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर डायलिसिस हो गया तो एवरीथिंग इज रिमूव्ड, सब टॉक्सिक्स गए हैं, तो इन दैट सिनेरियो इट हार्डली मैटर्स कि आप क्या रेस्ट्रिक्शन रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, वर्सेस जो आपके पेशेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक डायलिसिस पे नहीं लगे हैं और वो अपना उनको डाइट ज्यादा मैनेज करना पड़ रहा है। सवाल सही तो ये आपका सवाल है कि डायलिसिस पेशेंट्स सर थोड़ा सर शायद नेटवर्क, सर आपको आवाज आ रही है? आपका नेटवर्क थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो, तो थोड़ा बेटर है सर, बट ऐसा क्लियर नहीं आ रहा है। हम लोग को पिक्चर भी आपकी ये हो रही है, मतलब कट आउट हो रही है। नहीं, स्लाइटली सर अभी भी डिस्टरबेंस है। सो हाँ जी। सो मीनवाइल सर, मैं बाय टाइम थोड़ा क्लियर होता है। सुनीति मैम, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि सॉल्ट को लेकर जो क्वेश्चन है, उसके लिए ऐसा है कि कोई सब्स्टिट्यूट है क्या हमारे पास में उसको? सब्स्टिट्यूट ये शब्द वापरना ही नहीं है। वी आर नॉट सपोज टू यूज अ सॉल्ट सब्स्टिट्यूट, रादर दैट इज अ प्रॉब्लम। एम आई ऑडिबल? या हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो क्वेश्चन है, ये कई पेशेंट पूछते हैं कि क्योंकि विदाउट सॉल्ट द फूड इज, टू बी लाउड एंड क्लियर, दिस हैज टू बी लाउड एंड क्लियर, कम ऑन। यानी आई थिंक ये इस शो पे शायद आई थिंक एग्जिट पोल्स या पोल्स की तरह डिस्कशन हो सकता है, इफ यू कॉल इट अ सॉल्ट सब्स्टिट्यूट। And Dr. Busari will also agree with me. No substitutes, because हमने जो बात की थी हाइपरकैलेमिया की, हमने जो बात की थी पोटेशियम की, ओके, और पोटेशियम की वजह से जो हार्ट पे जो प्रॉब्लम आती है उसकी, सो ये जो सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स जो होते हैं, सॉल्ट यानी क्या? सोडियम क्लोराइड ये केमिकल है जो समुद्री नमक से हमें मिलता है, शुद्ध सफेद रिफाइंड आयोडाइज्ड वाला, जो हम बचपन से खा रहे हैं। लेकिन सेंडा नमक, ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, प्यूरो सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, ये जो, और लोना, सॉल्ट लाइट, ये जो अलग अलग तरीके से सॉल्ट रहते हैं, नाम है, हाँ, ये सब नाम है, लेकिन इनमें सोडियम क्लोराइड के साथ साथ या सोडियम क्लोराइड के अलावा पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड मेनली होता है।
और हमारे किडनी पेशेंट्स को हम लोग पोटेशियम रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं, क्योंकि किडनीज, फेलिंग किडनीज और डायलिसिस के पेशेंट्स में, और स्पेशली डायबिटीज पेशेंट्स जो डायलिसिस पे है, उनको पोटेशियम शरीर में जमा होने का खतरा ज्यादा रहता है। जी और जी इसीलिए अगर नमक खा रहे हैं तो रूटीन सफेद नमक खाइए, वो भी कम खाइए। शरीर को 6 ग्राम से ज्यादा नमक की रूटीनली जरूरत नहीं होती है। रूटीनली आप और हम जो हेल्दी लोग हैं और जो किडनी वाले पेशेंट्स हैं, उन्हें और कम नमक खाना जी जरूरी है, डिपेंडिंग ऑन देयर हाइपरटेंशन या डिपेंडिंग ऑन देयर वाटर रिटेंशन। ओके। तो सब्स्टिट्यूट नहीं, जो खाना है देयर इज नो सोडियम सब्स्टिट्यूट। क्लोराइड खाना तो है, ऐसे नो। में, हाँ जी, तो ऐसे में और ऐसे में जो वाले मार्केट में जो लोगों को ऑप्शंस मिलते हैं, तो आपका कहना है कि वो नहीं लेने चाहिए, नहीं 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 पिंक सॉल्ट, ये वो, नहीं दे शुड नॉट टेक, नहीं इट्स नॉट नहीं, दे शुड रिकमेंडेड एट नॉट ऑल। टेक, दे शुड नॉट टेक। ग्रेट, ओके, आई किडनी थिंक ये बहुत ज्यादा पेशेंट्स नो, इम्पोर्टेंट है। नो। सो आप जो बोल रहे हैं, जो रेगुलर सॉल्ट है उसी को ले, लेकिन जो मात्रा डिफाइन की गई है पेशेंट के लिए उसी मात्रा में ले, बिल्कुल बिल्कुल, एक, और दूसरे सॉल्ट्स को जो अल्टरनेटिव्स ऑप्शंस मिल रहे हैं उनको अवॉइड उनको करे। ना ले, दैट इज उनको व्हाट यू आर अवॉइड स्ट्रेटली करें, सेइंग। उनको अवॉइड ग्रेट करें। ग्रेट, सो आई और थिंक दैट इज नमक वेरी गिन कर इंपॉर्टेंट डालें, टेक अवे। गिन जी कर जी नमक खाएं। जी जी। मैम, दूसरा और एक ऐसी चीज है कि जो पैरामीटर्स ऐसे कुछ हैं जो पेशेंट मैनेज कर सकता है या देख सकता है, मॉनिटर कर सकता है। आई थिंक डॉक्टर भुसारी इज बैक, आई थिंक, एंड वी कैन सी यू प्रीटी क्लियरली सर नाउ। आई डोंट नो, Yeah. या आई वुड स्टिल वांट टू टेक दैट क्वेश्चन एंड क्विकली आस्क यू। सो आई वाज सेइंग दैट फॉर डायलिसिस स्पेसिफिकली, दैट बीइंग द क्वेश्चन, कि आई एम अगेन कमिंग ऑन दैट, कि बिकॉज एक माइंडसेट है कि डायलिसिस आपका हो रहा है तो इट हार्डली मैटर्स कि आप क्या कर रहे हैं। So how true is that statement, or how true is that particular thing for a patient कि उन्होंने ऐसा करना चाहिए कि फर्क नहीं पड़ता, अभी खा लो, कुछ भी खा लो, मर्जी वो चीज कर लो, क्योंकि अभी डायलिसिस होने वाला है। तो कितनी सच्चाई है और क्या इसके लिए एडवाइस है सर? नहीं नहीं नहीं, ये सही बात नहीं है कि डायलिसिस चल रहा है मेरा, अभी शाम को डायलिसिस है तो मैं अभी कुछ भी खा लूँ, कुछ भी कर लूँ, ये जी सही नहीं है। बिकॉज ऐसा है कि किडनी एक ऑर्गन है जो बाकी और ऑर्गन्स का भी फंक्शन अफेक्ट करता है। ऐसा बाकी करेक्ट और कोई ऑर्गन बॉडी में नहीं है। अगर मुझे पैरालिसिस होता है तो करेक्ट सिर्फ ब्रेन अफेक्ट होता है, मुझे करेक्ट, हार्ट अटैक आता है तो सिर्फ हार्ट अफेक्ट होता है। लेकिन जब राइट, किडनी अफेक्ट होता है तब मेरा ब्रेन, हार्ट, इंटेस्टाइन, बोन्स, एवरीथिंग इज अफेक्टेड। ट्रू, दैट इज वाई मैं जो नॉर्मल हेल्दी जब मैं था 4 साल पहले, तब मैं जो खाता था, मैं जो पचाता था, अभी वो पाचन शक्ति मेरे में शायद उतनी नहीं है। मेरी जबान के लिए वो अच्छा है, लेकिन मेरे पेट के लिए वो अच्छा नहीं है। मेरे जी पेट के लिए ठीक है, लेकिन मेरे बोन्स के लिए अच्छा नहीं है। तो कुछ जी कुछ चीजें तो हमको दूर ही रहना है। और जी जैसे आपने संडे का एक ट्रीट वाला या चीट वाला जो फंडा निकाला था, वो ऐसे थोड़ा बहुत करने में दिक्कत नहीं है। जी तो जी जी eating anything and in any amount is definitely a big no for dialysis patient and patients on dialysis. और मैं यहाँ पे और एक आउटसाइड एक और स्टेटमेंट करना चाहता हूँ। मेरी जी सभी पेशेंट्स और सभी रिलेटिव्स से ये रिक्वेस्ट है कि जी कोई जी भी सेंटर में आप डायलिसिस के लिए जाते हो या आप डायलिसिस पे नहीं हैं और आप ओपीडी में वेटिंग रूम में बैठे हो, तो एक दूसरे से गपशप होती है, एक दूसरे से बातें होती है, फिर वो डाइट एक्सचेंज होता है, दवाई एक्सचेंज होती है। आपका तो हफ्ते में 2 ही डायलिसिस है, मेरे को डायलिसिस 3 बोला है डॉक्टर ने। मेरे को अंडे खाने से मना किया है, आप अंडे क्यों खा रहे हो, ये आप ठीक से नहीं कर रहे हो। करेक्ट मेरी रिक्वेस्ट ऐसा है कि डू करेक्ट, नॉट कंपेयर हरेक का डाइट, हरेक का डिसीज, भले ही किडनी का ही है, ट्रू लेकिन हरेक का ट्रू डिसीज अलग है, हरेक का स्टेज अलग अलग है, है। डू नॉट ट्रू कंपेयर, है ना। ट्रू ट्रू। अगर यानी सो ये मैं पर्सनल अगर है काफी। करेक्ट, सो डू नॉट कंपेयर। आप बातचीत कर सकते हो, एक मुझसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हो, बट डू नॉट ट्राई टू इम्प्लीमेंट जी इट ऑन योर पेशेंट। राइट राइट राइट।
राइट राइट सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है अगेन कि लोगों को हर पेशेंट को समझना जरूरी है कि उनकी जरूरतें, उनका शरीर अलग है, एक कोई थंब रूल नहीं है कि जो सब पे एप्लीकेबल होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप विशेषज्ञों से सलाह लें, आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनके जरिए उन्होंने जो आपको बताया है, जो गाइडेंस उन्होंने दिया है, उस चीज को फॉलो करें। अगर डायटिशियन से भी आप बात करते हैं तो आप वो जाके आपका एनालिसिस करके आपके शरीर को, आपके किडनी के कौन से स्टेज में आप है, उस हिसाब से आपका डाइट बनना चाहिए। ये नहीं है कि अगर आप किसी आपके साथ में जो कोई पेशेंट मिलते हैं, आप उनसे बातचीत होती है, अगर वो आपको कुछ बताते हैं तो उसी को आपको इम्प्लीमेंट करना है, ऐसा नहीं है। ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात दोनों मतलब सर और मैम ने बताई है। सो मैं ये बोल रहा था सर, कुछ और चीजें हैं जिनकी केस में मुझे लगता है दो टाइप के इम्पोर्टेंट सवाल है। भूसारी सर से मैं ये पूछना चाहूंगा कि अभी जो जिस तरीके से नंबर्स बढ़ रहे हैं इंडिया में अक्रॉस ग्लोब, आप क्या देखते हैं कि आने वाले 1 से 2 दशकों में ये किस तरीके से चीजें बढ़ेंगी? बिकॉज और उसी से जुड़ा हुआ सवाल है डाइट रिलेटेड अगेन, कि जो पेशेंट्स हम देखते हैं प्राइमरी जो प्री कंडीशंस डायबिटीज और हाइपरटेंशन की है, उसमें भी कई हिसाब से डाइट मेंटेन करना जरूरी रहता है, जो हम जानते हैं। लेकिन वही पेशेंट्स अगले आने वाले 1 से 2 डिकेड्स यानी अगले 2 दशकों में, 1 से 2 दशकों में भारत जैसे देश की क्या स्थिति हो सकती है? सो और उसको हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं? सो जो पेशेंट्स आज डायबिटिक या हाइपरटेंसिव है, वो कल को जाके सीकेडी में ना पहुंचे कंसिस्टेंसी की वजह से, तो वहां पर डाइट कितना रोल प्ले करेगा, लाइफस्टाइल कितनी प्ले करेगी, और ओवरऑल सिनेरियो क्या आपको लगता है? ये मुझे थोड़ा सा मैं साइंस थोड़ा सा कम और फिलॉसफी थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डालना चाहूँगा, क्योंकि मैं ये नहीं मानता। मैं जो सीएमई देखता हूँ, मैं जो सुनता हूँ, डॉक्टरों को सुनता हूँ, साइंटिस्ट को सुनता हूँ कि डायबिटीज इज गोइंग टू, इंडिया इज गोइंग टू बी द कैपिटल ऑफ वर्ल्ड फॉर डायबिटीज बाय 2025। यानी हमारे जी भारत में सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स अगर हमने होने वाले हैं 2025 में। और डायबिटीज इज वन ऑफ द मेजर रीजंस, यानी मेजर कंपोनेंट ऑफ सीकेडी एंड पेशेंट्स ऑन डायलिसिस इज डायबिटीज। लेकिन आज डायबिटिक ब्रेन, यानी मैं ये जानना चाहता हूँ राहुल जी कि हमारे जो श्रोतागण है उनकी उम्र का एवरेज क्या है, यानी वेदर वी आर डीलिंग विथ 30s 40s 50s 60s, व्हाट इज द, यानी उस हिसाब से मैं थोड़ा सा मेरा मॉड्यूलेट करना चाहूंगा मेरा आंसर। क्या एवरेज एज रहेगा हमारे ऑडियंस का? क्योंकि मैं सर टिपिकली हमारे इसमें एवरेज एज जो है, अभी जो पेशेंट जुड़े हैं, मतलब सरप्राइजिंगली मोस्टली 30 टू 40 के बीच में एक एज ग्रुप ज्यादा है। उसके बाद अराउंड 40 से लेकर 50-55 के बीच में भी है। सो यू कैन से जो हमारे पास नंबर्स हैं उस हिसाब से वी हैव ऑलमोस्ट 35-40% बिटवीन 30 to 40 एंड इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। And that's great that young generation is also here with us. Yes. Now, अभी मैं उन लोगों से पहले बात करना चाहूंगा जो कोई बीमारी से पीड़ित नहीं है, आज जिनको किडनी की बीमारी नहीं है, जो आज स्वस्थ है, लेकिन आज वो जुड़े हुए हैं। मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। आई रियली अप्रिशिएट देम दैट दे आर अवेयर and wanting to get aware. मैं ये यंग जनरेशन से ये कहना चाहूंगा कि आज अगर आप अपने बॉडी का स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो बाय द एज यू आर 60 बॉडी आपका साथ नहीं देगा। यानी जैसे मेरी वाइफ ऑलवेज टेल्स मी डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, एंड हस्बैंड ऑलवेज सेज दैट डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, we take each other for granted, don't take your body for granted, है ना? True. आज आप अपने बॉडी पे काम करेंगे, उसकी तरफ ध्यान देंगे, क्या खाना है, आपको डाइट एडवाइस लेने के लिए बीमार ही होने की जरूरत नहीं है। आप डाइटिशियन के पास हेल्थी के लिए भी जा सकते हो और मेरे हिसाब से जाना चाहिए।
मैं आज हेल्दी हूँ, मैंने जी क्या जी खाना बिल्कुल चाहिए। मैं नहीं बता जी सकता हूँ आपको कि मेरे ओपीडी में जिम जाने वाले वो हम्म प्रोटीन वाले डब्बे खत्म करके कितने लोग आते हैं क्योंकि मेरा क्रिएटिन बढ़ गया है। ओ कीटो प्रोटीन्स, कीटो डाइट, एंड ये दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर डाइट। तो मेरा आंसर ये है कि अगर आप अपनी बॉडी को ग्रांटेड नहीं लेंगे, स्वस्थ है, 30 साल के है, 25 साल के है, 20 साल के है, 40 साल के, कोई भी उम्र के है, आप अपने बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप जी एंड सिगरेट्स, अल्कोहल एंड स्मोकिंग से दूर रखेंगे करेक्ट तो मैं नहीं जी मानता कि हमारा भारत 2025 में डायबिटिक कैपिटल होगा। और वाह अगर हम अमेजिंग डायबिटिक से दूर रहेंगे तो हम किडनी के बीमारी से भी दूर रहेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली मेरा पहला स्टेटमेंट है कि यू शुड टेक केयर ऑफ योर बॉडी इन हेल्थ ऑल्सो टू प्रिवेंट फ्यूचर डिसीजेस। ट्रू नाउ सेकेंडली, हम सबको मालूम है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये किडनी की दो मेन कारण है जिससे किडनी खराब होती है। जी जी अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे माता पिता डायबिटिक है तो हेरिडिटरी मुझे भी डायबिटीज होना है, ये मुझे मालूम है जी या मुझे डर है, तो ऑब्वियसली हम्म मैंने रेगुलर चेकिंग करते रहना चाहिए। लेकिन हम्म फॉर एग्जांपल, अगर मेरे माता पिता डायबिटीज है या मैं डायबिटिक नहीं है, मैं ओबेस हूँ और मेरी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है और मैं डायबिटिक की तरफ जाने वाला हूँ फ्यूचर में, तो अगर मैं हेल्थ की तरफ थोड़ा डाइट एंड एक्सरसाइज से लीन फिट रहता हूँ तो मुझे जो पेरेंट्स से हेरिडिटरी से डायबिटीज होने वाला है वो फॉर एग्जांपल मैं ध्यान नहीं देता हूँ मेरे 30s एंड 35 में, तो मुझे 45 या 48 में डायबिटीज होना था। ओके नाउ इफ आई एक्सरसाइज, ये 48 वाला डायबिटीज मैं 55 या 56 साल के उम्र में लेता हूँ, 7-8 साल में मेरा डायबिटिक डिले करता हूँ करेक्ट बिकॉज ऑफ टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी। देन आगे के 56 से लेके 70 तक मैं विद डायबिटीज विदाउट किडनी डिजीज जी सकता हूँ। एब्सोल्युटली राइट। 48 में 45 में मुझे डायबिटीज होता है तो मैं 60 पे डायलिसिस में आता हूँ अगर ध्यान नहीं रखता हूँ तो। ध्यान रखता हूँ तो मैं डायबिटीज 6-7 साल आगे बढ़ा सकता हूँ, 8 साल मेरे हाथ में है कि वो डायबिटीज मेरे लाइफ में 48 के बजाय 58 में आए, 56 में आए। करेक्ट। और फिर जो डायबिटीज की वजह से किडनी डिसीज होने वाला है जिसको और 10 साल 15 साल लगने वाले हैं, वो मैं 75-76 साल में करूंगा। तब मैंने सब मेरे बच्चों की शादियां कर ली है, मेरे नाते पोती देख ली है, और आपका झगड़ा हो तो बच्चों को चाहिए भी नहीं, मैं घर में रहना चाहिए करके। तो मुझे 77-78 में किडनी डिसीज होता है, डायलिसिस लगता है, मुझे टेंशन नहीं है। तो द basic fact is you have to take care of your body today when you are healthy, and all the more if you are having some diabetes, blood pressure or kidney disease. Correct. Yes, सुनीति मैडम कुछ कहना चाहते हैं? Yes ma'am. Yes ma'am. सर प्रोडक्टिविटी पे भी कितना असर पड़ सकता है, इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी पे, और ब्रॉडर सेंस में देखा जाए तो देश की प्रोडक्टिविटी पे अगर असर होना है तो हर एक इंडिविजुअल ने, जैसे सर ने बताया वैसे, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना बहुत जरूरी है अगर हमें आगे बढ़ना है, इंडिविजुअल को आगे बढ़ना है और देश को आगे बढ़ाना है। ब्रॉडर सेंस में देखा जाए तो अगर हम डायबिटीज कैपिटल बनने वाले करके हम अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो कुछ नहीं होने वाला। It is you who have to get up from your chair every 30 minutes, walk around and come back. यानी एक्सरसाइज करने से ही एक्सरसाइज होने वाला है, योगा करने से ही योगा होने वाला है। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप सिर्फ सोचते रहोगे, और ज्यादा सोचना फिर हाइपरटेंशन में कन्वर्ट होता है, फिर हाइपरटेंशन किडनी पे असर देता है। तो इट इज लाइक एवरीथिंग इज रिलेटेड। सो सर ने जैसे बताया लाइफस्टाइल चेंज बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, जिसे हम थेराप्यूटिक लाइफस्टाइल चेंज बोलते हैं।
जी जी इसको जी भी थेरेपी है. That is also called राइट therapeutic lifestyle change, and that has to be done when a करेक्ट person is healthy. Yes, जी ट्रू that's ट्रू what I वेरी wanted ट्रू to add. सो आई थिंक इसीलिए दिस वाज वेरी वेरी वैल्यू यस सर इसलिए यहाँ पे जो आज लोग सब है, मैं उन जी लोगों से, मैं भी उसमें साथ हूँ, मुझे भी साथ लीजिए। और ये लोग, डॉक्टर लोग जो बोलते हैं, मेडिकल फेटर्निटी बोलती है कि 2025 में डायबिटिक कैपिटल होने वाले हैं। हम 2040 तक या हम ये भारत 2030 में डायबिटीज मुक्त भारत का नारा लगाना नहीं चाहिए कर हमने। सकते हैं True, आई थिंक true, दैट्स अ yes. वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट और बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाई डोंट वी टेक दैट एज अ चैलेंज बिकॉज व्हाई करेक्ट। लेट दीज कंडीशंस हमें मजबूर करती है व्हाई शुड वी टेक इट दैट वे अगर हम बेसिक चीजें जो अभी आपने बताई हैं उनको अगर हम फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है ये सारी चीजें चेंज हो सकती है बिकॉज आज की स्टेट में ऐसा है कि वी सी आई मीन वेरी सिंपल स्टेटमेंट कि अगर हम लोग 20 25 30 साल पुराने वीडियो या 40 साल पुराने वीडियोस देखते हैं तो वहां पे ऑन एन एवरेज हम लोगों का वेट या लोगों की जो लीन बॉडीज देखते थे वो आज हमें उतना तुरंत महसूस नहीं होती मे बी वी आर ओवरबर्डन्ड विद फास्ट फूड कई सारी चीजें अराउंड है वो उतना टेम्पटेशन क्रिएट किया जाता है सो आई थिंक दोज थिंग्स डेफिनेटली पुट अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑन ऑल ऑफ अस amazing I think this was very very wonderful session so much of conversation I personally enjoyed a lot Something. और मेरे हिसाब से यस मैम आप कुछ कहना चाहते हैं हम भारतीय सोचे तो कुछ भी कर सकते हैं. हम कंप्यूटर का चिप्स बना सकते हैं. जी सिलिकॉन वैली में हमारे सबसे ज़्यादा जी एम्प्लॉइज़ इंडियंस हैं. इंडिया में जितने हैं उससे तो ज़्यादा यूएस और यूके में सर्जन्स और डॉक्टर्स भारतीय अगर हैं, हम लोग अगर मिशन एब्सोल्युटली मंगल कर सकते हैं, तो हम ये भी मिशन को पूरा कर राइट सकते हैं कि भारत को हम फिट कैसे बना सकते एब्सोल्युटली हैं. इफ वी डिसाइड वी कैन डू एब्सोल्युटली इट, आई वी आर थिंक इंडियंस. we That's absolutely will that, do it yeah. नहीं amazing I think this is very inspirational coming in from highly qualified professionals both of them have an amazing reputation they've been working in this sector for long and they have been contributing significantly in the society they've been contributing significantly in life of patients such statements coming in such kind of guidance coming in from these two stalwarts I think is amazing we are blessed to have you both of you I think हमने बहुत ज़्यादा enjoy किया है I'm sure we have list of questions still people would want to know as I'm talking to you I can see people sending questions और वो बात करना चाहते हैं वो जानना चाहते हैं but I think we definitely have to keep some session again because it was very very interesting चूंकि हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है आई थिंक विल हैव टू वी आर कमिंग ऑन अ क्लोजिंग नोट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन Simran, if you're around, I think we'll expect you. I personally want to really thank from all the patients as well as who are connected with us at the same time with WeTogether.care. We are a platform where we want to really help people who are suffering from these diseases. To start with, we have CKD, and I think with stalwarts like you, I think this is going to be amazing journey going forward. We want to be part of journey for the patient. लाइक आप लोगों की जिंदगी में वो बदलाव ला रहे हैं हम भी कोशिश करना चाहते हैं कि हम उसका एक हिस्सा बने टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों तक इन चीजों को पहुंचाएं थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू वेरी मच मैम थैंक यू, इट वाज थैंक यू ऑसम फॉर हैविंग यू Thank you. हियर ओवर टू Thank यू you. सिमरन फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच या सर सिमरन या थैंक्स जैसे सदानंद सर ने कहा है कि जिंदगी को दगा देने वाली कुछ बीमारियों के बारे में आपने बात की है डायबिटीज बीपी जैसी बीमारियों के बारे में आपने बात की है सर वो जिंदगी के सेटिस्फैक्शन के पहले ही आपको खत्म कर देती है आई एम रियली हैप्पी कि आपने हमारे दर्शकों को ये बताया और जैसे सुनीति मैम ने बताया कि नमक मैम ये तो गांधी जी के टाइम से डांडी मार्च हुआ है तुम्हारे इंडियंस को आदत है कि हमेशा सोडियम के लिए हमेशा उन्होंने आंदोलन किए और अभी भी करते हर घर में होते थोड़ा नमक और थैंक यू सो मच मैम आपने इसके बारे में हमें बताया है एंड आप लाइक एज अ टोकन ऑफ लव हम आपको एक मोमेंटम देना चाहते हैं दिस इज फॉर यू सुनीति मैम Thank you. Thank you. It's lovely. एंड सदानंद सर दिस इज फॉर यू थैंक यू, थैंक यू, इट वाज Certainly. ग्रेट, वी एंजॉयड इट। So, moving ahead. Yes, Thank you. we enjoyed it thoroughly. थैंक यू, थैंक यू।